हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र अकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर जो कि है लेक्चर नंबर 27। और इस लेक्चर से ही हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट यूनिट जिसका नाम है सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये फोर्थ यूनिट है और इसके बाद एक फिफ्थ यूनिट और बची है। हमने आपसे जैसे पहले ही बोला है कि कोर्स पूरा होगा, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और आने वाले वीडियोस को और जितने भी प्रीवियस 26 वीडियो इसके पहले हो चुके हैं उन सब पर बराबर ध्यान देते हुए प्रॉपर नोट्स पे काम कीजिए और प्रॉपर आप सारे न्यूमेरिकल्स और थ्योरी को पढ़ते जाइए, क्योंकि हमारा जो फाइनल टारगेट है वो 80% प्लस मार्क्स का है। तो ये जो नेक्स्ट यूनिट है इसका नाम है सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या इसको हिंदी में बोले तो केंद्रक एवं जड़ता आघूर्ण या जड़त्व आघूर्ण। तो ये यूनिट भी न्यूमेरिकल और थ्योरी के साथ आई है एग्जाम में कई बार। तो आज हम इसका एक वीडियो जो देखने जा रहे हैं इस क्लास में, हम बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र की और केंद्रक की। इसके बाद फिर हम इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं क्लियर आपको यहीं से हो जाएगा, लेकिन क्या लिखना है एग्जाम में उसकी बात करेंगे और फिर इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। क्योंकि ये अगर आप इसको देखें तो ये क्वेश्चन चाहे गुरुत्व केंद्र के बारे में आया हो, चाहे केंद्रक के बारे में आया हो, या इन दोनों में अंतर करने को आया हो, इस तरह का क्वेश्चन 2022, 20, 19, 17, 16, 15 लगातार सेमेस्टर एग्जाम्स में आ रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन की आप इंपॉर्टेंस देखिए कि क्या है। दूसरी चीज, गुरुत्व केंद्र क्या होता है और केंद्रक क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको समझना है। ये जितना भी लिखा हुआ है ये सब सिर्फ एग्जाम में, चूंकि क्वेश्चन 5 नंबर का या जो भी जिस बोर्ड में जितने नंबर का आता है मैक्सिमम मार्क्स का आता है कि भाई केंद्रक और गुरुत्व केंद्र में क्या अंतर होता है। तो अब क्वेश्चन तो छोटा है, लेकिन आपको जो पूरे नंबर चाहिए उसके लिए आपको फुल कंटेंट लिखना होगा और तैयार करना होगा। अभी आपको पूरा तैयार किया जाएगा इसके लिए। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की कि ये है क्या, हमें क्या पढ़ना। अभी हम इसका हाफ यूनिट यानी कि सेंट्रॉइड पे बात करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंट्रॉइड और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसके खत्म होने के बाद हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि गुरुत्व केंद्र और केंद्रक की, तो इधर जो लिखा है उससे बाहर आकर के अगर आप जानते हैं और देखा है कई बार कि जैसे कोई व्यक्ति है और किसी एक फुटबॉल को लिए हुए है और उस फुटबॉल को वो आपने देखा होगा कि एक उंगली के ऊपर उस फुटबॉल को नचा दिया जाता है। इसका मतलब कि वो जो सेंटर है जिस पॉइंट पे हमने अपनी उंगली को रखा हुआ है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे सेंटर से मैच कर रहा है जहां पर उसका पूरा वेट कार्य कर रहा है। देखिए अब जैसे सामने देखिए ये डस्टर है, क्या इस डस्टर पे अगर हम यहां पर अपनी उंगली में रखना चाहें तो रख पाएगा? छूटेंगे तो गिर जाएगा। इधर पे रखना चाहें तो भी नहीं रख पाएगा। लेकिन अगर हम कोशिश करें इसके सेंटर पे रखने की तो आप देखेंगे कि ये रख जाएगा। ये देखिए, तो इसका मतलब कि यहां पर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये इस पॉइंट पे रख जा रहा है, और वो क्या है? वही उसका गुरुत्व केंद्र है। यानी कि इस बॉडी को बनाने में बहुत सारे कण लगे हुए हैं, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के ये बॉडी बनी हुई है। जैसे अगर हम बात करें, इसको हम बनाते हैं तो एक बॉडी हम कंसीडर करते हैं। ये एक बॉडी है और ये बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। तो हर एक पार्टिकल का अपना भार होगा। बिल्कुल मान लेते हैं कि हम एक पार्टिकल यहां है जिसका भार W1 है, एक पार्टिकल यहां है जिसका भार W2 है, एक पार्टिकल यहां है जिसका भार W3 है, एक पार्टिकल यहां है जिसका भार W4 है। इसी तरह करके हम अलग अलग पार्टिकल्स मान लेते हैं। हमने मान लिए इतने पार्टिकल। अब जब किसी भी पिंड पर या कोई बॉडी इतने सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है और इन सभी का जो भार है वो पृथ्वी के केंद्र की तरफ यानी कि नीचे की दिशा में लग रहा है, तो इन सभी बलों का एक परिणामी बल भी होगा। लाइन को ध्यान से सुनिए, इन सभी बलों का एक परिणामी बल होगा जो इन सभी बलों की दिशा है उसी के साथ जाएगा। मानते हैं कि वो परिणामी बल क्या होगा? W। ध्यान रखिए वो परिणामी बल क्या है? वो W है। तो ये परिणामी बल या ये परिणामी भार जिस बिंदु से होकर के जाएगा उसी को इस पिंड का गुरुत्व केंद्र कहेंगे। ये सब जो अलग अलग है इसका हम G1 मान सकते हैं, इसको G2 मान सकते हैं, इसको G3 मान सकते हैं, G4, G5, G6, G7, G8 मान लें हम। लेकिन इन सभी भार जो पृथ्वी के केंद्र की तरफ लग रहे हैं का एक परिणामी भार होगा जो उसी पिंड में किसी बिंदु से होकर के जा रहा है। इस इधर देखने पर, अभी इस पिंड की बात हम कर रहे हैं, जा रहा है, तो वो
उसका परिणामी भार कहलाएगा, और वो जिस बिंदु से होकर के जाएगा उसको उस पिंड का गुरुत्व केंद्र बोलेंगे। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में समझिए, गुरुत्व केंद्र किसी भी पिंड का वह बिंदु होता है जहां पर उस पिंड का समस्त भार कार्य करता हुआ माना जाता है। तो अब डस्टर में वापस आते हैं, यानी कि आप यहां पर रखेंगे तो गिर जाएगा, यहां पर रखेंगे तो गिर जाएगा, यहां रखेंगे तो गिर जाएगा, लेकिन आप अगर इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पर ये भार कार्य कर रहा है अगर यहां पर रखते हैं तो ये पिंड अपनी जो पॉइंट सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है वहां पर रखने पर ये पिंड रख जाएगा। इसका मतलब यहीं पर कहीं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र है, और गुरुत्व केंद्र को जनरली हम जी से या फिर सीजी से डिनोट करते हैं। ये पूरा हुआ कॉन्सेप्ट गुरुत्व केंद्र का। अब एक और डेफिनेशन आती है इसमें केंद्रक की। भाई गुरुत्व केंद्र निकालिए तो अब केंद्रक क्या है, क्योंकि जितनी भी बॉडी होंगी सब में मास होगा और उसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र होगा। लेकिन अब अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं कि केंद्रक किनका निकाला जाता है, तो जैसे एक ये डस्टर था और अब हमने एक पेज ले लिया, ये अगर इन दोनों में देखें तो एक प्रकार से इसमें हम देख रहे हैं कि इसकी 2 डायमेंशनल बॉडी है। यहां पर थिकनेस होगी लेकिन वो नगण्य है, मींस निग्लिजिबल है, लेकिन इसकी थिकनेस अच्छी खासी है। तो इसमें द्रव्यमान होगा, और जब द्रव्यमान होगा तो द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, इसका आयतन निकाला जा सकता है तो द्रव्यमान निकल ही आएगा। लेकिन इस पिंड का इस आकृति का, इसको पिंड नहीं बोलेंगे, इस आकृति में अगर आप देखें तो इसमें 2 डायमेंशन है, और 2 डायमेंशन में अगर इसमें सुनिए ध्यान से मोटाई नहीं है, जब मोटाई नहीं होगी तो आयतन नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई। लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई नहीं है, तो जब आयतन नहीं निकल पाएगा इसका तो आयतन बराबर द्रव्यमान गुणे घनत्व, द्रव्यमान भी नहीं निकलेगा। तो जब ऐसे पिंड जिनका द्रव्यमान नहीं हो तो उनका क्षेत्रफल से हम जो है उसका केंद्रक निकालते हैं। तो अब ये क्लियर हुआ कि गुरुत्व केंद्र किसी पिंड का निकाला जाता है, लेकिन केंद्रक किसी आकृति का निकाला जाता है, किसी फिगर का निकाला जाता है जिसमें द्रव्यमान ना हो। ये बहुत क्लियर डिफरेंस आपको दिमाग में बैठा लेना है। किसी पिंड का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं और किसी फिगर का जिसमें द्रव्यमान ना हो या नगण्य माना जाए उसका हम केंद्रक निकालते हैं। अब हमने जो अभी आपको समझाया है उसको हम यहां पर देखते हैं क्योंकि आपको लिखना है। तो गुरुत्व केंद्र क्या होता है? किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र एक ऐसा केंद्रीय बिंदु है जिस पर उस पिंड का समस्त भार कार्य करता हुआ माना जाता है। ये हुई परिभाषा। क्या हुआ? पहले तो देखिए आपको यहाँ पिंड लिखना होगा, यहां पर अभी कहीं ना कहीं आकृति आ जाएगा, फिगर आ जाएगा, यहां पर पिंड लिखना होगा। तो किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र एक ऐसा केंद्रीय बिंदु होता है जहां पर उस पिंड का समस्त भार कार्य करता है। फिर कुछ पॉइंट जिनको आपको लिखना है। सबसे पहला पॉइंट, किसी पिंड के गुरुत्व केंद्र को सीजी या जी से डिनोट करते हैं। जी फॉर ग्रेविटी, सी फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। फिर इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र हमेशा स्थिर रहता है। इसका मतलब यह है कि जैसे ये बॉडी है और इसका गुरुत्व केंद्र यहाँ बीच में है, तो इस पोजीशन में जहां बॉडी अभी तब भी बीच में रहेगा, आप यहां पर ले जाएंगे तब भी बीच में रहेगा, आप यहां ले जाएंगे तब भी ये बीच में रहेगा। इसका मतलब कि किसी भी पिंड का गुरुत्व केंद्र हमेशा स्थिर रहता है, मतलब बदलता नहीं है। जब तक पिंड की आकृति नहीं बदलेगी तब तक पिंड का जो गुरुत्व केंद्र है वो स्थिर रहेगा। किसी भी पिंड का गुरुत्व केंद्र उसकी आकृति पर निर्भर करता है। यही जो अभी लास्ट हमने लाइन बोली है कि आकृति अगर नहीं बदलेगी तो गुरुत्व केंद्र स्थिर रहेगा, लेकिन अगर आकृति बदल गई, जैसे ये डस्टर है इतना है, अब ये इसका साइज इतना बड़ा कर दिया जाए, आकृति बदल जाएगी तो गुरुत्व केंद्र बदल जाएगा। ठीक, पहले मान लीजिए 4, यहाँ पे अगर ऐसी डायमेंशन देखी जाए 4 सेंटीमीटर का है तो दोनों तरफ से 2-2 सेंटीमीटर पे आएगा। फिर इसको हमने 5 सेंटीमीटर पे कर दिया तो 2 सेंटीमीटर की जगह 2.5 सेंटीमीटर पे आ जाएगा। तो आकृति बदली तो उसका जो गुरुत्व केंद्र है वो बदल जाएगा। इसका मतलब आकृति पर गुरुत्व केंद्र निर्भर करता है। फिर इसके बाद यह आवश्यक नहीं कि गुरुत्व केंद्र पिंड के अंदर ही मौजूद हो। बिल्कुल क्लियर पॉइंट है और कभी कभी इस चीज को दिमाग में नहीं बैठाया जा सकता है, ऐसे कैसे होता है। तो अगर हम इस पॉइंट को किसी एग्जाम्पल से समझें तो किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र जो है पिंड के बाहर भी हो सकता है। कैसे? जैसे कि अगर टायर है, मान लीजिए अगर हम टायर को देखें, जो सर्किल होता है टायर, तो टायर को आप किसी भी जगह पे रखेंगे तो नहीं रख पाएगा जब तक उसके गुरुत्व केंद्र भले ही सेंटर उसका पॉइंट पे आप रख दे, लेकिन जैसे ये बना हुआ है टायर तो गुरुत्व केंद्र यहां पर लाई करेगा, लेकिन ये तो इस पूरी बॉडी से बाहर है, ये है बॉडी लेकिन बॉडी से बाहर है। आप यहां पर रख देंगे तो ये टायर रखा जा सकता है। कहने का 2 अर्थ समझिए कि रखा जा, लेकिन यहां गुरुत्व केंद्र नहीं है,
पर गुरुत्व केंद्र की लाइन यहां से पास हो रही है, इसलिए यहां पर आप अगर अपनी उंगली पे रखना चाहें, किसी जगह पे रखना चाहें तो यहां रख सकता है, पर गुरुत्व केंद्र इस पूरी बॉडी के बाहर है। इस बात को दिमाग से बिल्कुल बैठा लिए कि यह आवश्यक नहीं कि गुरुत्व केंद्र पिंड के अंदर ही मौजूद हो, पिंड के बाहर भी हो सकता है। बहुत क्लियर। पिंड का गुरुत्व केंद्र पिंड की दिशा से अप्रभावित रहता है। ये डस्टर है, इसका गुरुत्व केंद्र अगर यहाँ पर लाई कर रहा है तो आप दिशा बदल दीजिए, ये ऐसे है, दिशा बदल दीजिए ऐसे, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। तो पिंड का गुरुत्व केंद्र पिंड की दिशा से अप्रभावित रहता है। इस तरीके से आपको एग्जाम में पूरी डेफिनेशन, फिर ये 5 पॉइंट बिल्कुल क्लियर एक एक पॉइंट करके लिखिए और ये फिगर को बना दीजिए, ठीक। और इस फिगर में लिख दीजिए नीचे कि इस पिंड में बहुत सारे बल W1 W2 W3 कार्य कर रही है। इस पिंड में, ये पिंड बहुत सारे कणों से मिलकर के बना है, जिनका भार चित्र में W1 यही लैंग्वेज आप लिख दीजिए जो मैं बोल रहा हूं, जिनका भार W1 W2 W3 W4 डैश 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 से दिखाया गया है। ये सभी भार, ये इन कणों के भार पृथ्वी के केंद्र की ओर लग रहे हैं, अतः इन सभी भार का एक परिणामी भार W होगा जो कि किसी न किसी बिंदु पर कार्य करेगा। यह भार W जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि G बिंदु पर कार्य कर रहा है, इसलिए इस बिंदु को ही इस पिंड का केंद्रीय बिंदु कहेंगे तथा इसको ही हम इसका गुरुत्व केंद्र बोलेंगे। तो इस प्रकार से गुरुत्व केंद्र में जो अभी हमने बोला है वो आप लिख लीजिए कॉपी में और इस फिगर के साथ लिखेंगे। एक पेज से ज्यादा आपका कंटेंट सिर्फ गुरुत्व केंद्र का हो गया, कैसे नंबर नहीं मिलेगा, जितने नंबर का भी होगा। अब अगर बात करते हैं केंद्रक की, तो केंद्रक हमने क्या बताया, केंद्रक समतल आकृतियों का निकलता है कि जैसे ये समतल, इसकी में मोटाई नहीं है। जब हमने बताया मोटाई नहीं है तो द्रव्यमान नहीं होगा, जब द्रव्यमान नहीं होगा तो वो पिंड नहीं होगा, और पिंड नहीं होगा तो केवल आकृति होगी। अब जो ये आकृति है और इसमें द्रव्यमान नहीं तो वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, मतलब वॉल्यूम नहीं है मींस मोटाई नहीं तो वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम नहीं तो द्रव्यमान नहीं है, तो फिर इसमें क्या है, क्षेत्रफल है। जो मोटाई है वो मिस है तो क्षेत्रफल है। अब यहां पर देखिए, यदि किसी समतल सतह की मोटाई ना के बराबर हो, यदि किसी समतल सतह की मोटाई ना के बराबर हो तो सतह का द्रव्यमान नगण्य माना जा सकता है। बिल्कुल सही। इसलिए किसी समतल सतह के लिए उसके द्रव्यमान के स्थान पर समतल की सतह का क्षेत्रफल लिया जाता है। क्यों लिया जाता है द्रव्यमान की जगह पे, क्योंकि देखिए बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई। मोटाई मतलब मिस है, नहीं है, तो क्या बचा, L इंटू बी, सिर्फ L इंटू बी क्या होता है, क्षेत्रफल। क्या होता है, क्षेत्रफल। तो फिर द्रव्यमान नहीं निकल सकता। तो द्रव्यमान के स्थान पर, ध्यान से देखिए पॉइंट को, द्रव्यमान के स्थान पर समतल की सतह का क्षेत्रफल लिया जाता है। अतः किसी सतह का केंद्रक या परिकेंद्र, अब आ गया, किसी सतह का केंद्रक या परिकेंद्र उसके क्षेत्रफल का, यहां क्या था, उसके भार का, क्षेत्रफल का वह बिंदु होता है जिस पर संपूर्ण क्षेत्रफल को केंद्रित माना जा सकता है। इसी तरह अंडरलाइन करना है आपको। अब हम एक बार और आपको बता रहे हैं बिल्कुल क्लियर, पिंड का गुरुत्व केंद्र होता है जिसमें भार होगा, द्रव्यमान होगा, लेकिन ऐसे पिंड जिनमें मोटाई नहीं होगी, यानी वो आकृति बन गई, जब जैसे ये मोटाई ना के बराबर है तो वो आकृति बन गई, तो एम को समतल सतह बोला जाएगा। यहाँ पिंड नहीं लिखा हुआ है। ये देखिए, किसी सतह का केंद्रक या परिकेंद्र उसके क्षेत्रफल का वह बिंदु होता है जहां पर उसका संपूर्ण क्षेत्रफल, यहाँ पर समस्त भार, यहाँ पर संपूर्ण क्षेत्रफल, ये बहुत क्लियर अंतर समझ लीजिए, केंद्रित होता है। इसी तरह जिस तरह से इसमें आवश्यक नहीं कि गुरुत्व केंद्र पिंड के अंदर ही मौजूद हो, उसी तरह किसी सतह के क्षेत्रफल का केंद्रक उसकी सतह के अंदर या सतह के बाहर भी स्थित हो सकता है। तो इस तरह से आप इनको डिफरेंसेस को बिल्कुल क्लियर, अब इसमें भी फिगर बना सकते हैं, सिर्फ 2 डायमेंशनल बॉडी लीजिए और उसमें भी आप वेट की जगह एरिया बना दीजिए, A1 A2 A3 A4, और एक सेंटर में A लिख दीजिए और ये बता दीजिए कि ये इसका केंद्रक है। ठीक, तो इस तरीके से हमने केंद्रक पढ़ा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पिंड का निकलता है, केंद्रक समतल का निकलता है, समतल सतह का निकलता है, और इसमें जो द्रव्यमान होता है वो लिया जाता है, इसमें क्षेत्रफल लिया जाता है, इसमें जो मोटाई होती है इसमें मोटाई ना के बराबर होती है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं जिनको हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे 2015 का क्वेश्चन है, तो साफ साफ क्वेश्चन आया है कि गुरुत्व केंद्र और केंद्रक में अंतर या विभेद कीजिए, तो आप ये लिखिए, फिगर बनाइए, ये लिखिए, इसका फिगर इसी तरीके का बना दीजिए। और फिर अभी हम इसके बाद बात कर रहे हैं डिफरेंसेस की, है डिफरेंसेस इसी से, लेकिन वो सिर्फ डिफरेंसेस की है, और 5 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस की, क्वेश्चन कब कब आया है, और इसी के हिसाब से अब हम जो देखते हैं कि केंद्रक और
गुरुत्व केंद्र में क्या अंतर है, इन्हीं के आधार पर निकालेंगे। तो इसको आप नोट करिए, फिर देखते हैं डिफरेंसेस। तो स्टूडेंट्स, अभी अभी हमने केंद्रक और गुरुत्व केंद्र क्या होता है उसकी डेफिनेशन को देखा और उनके कुछ पॉइंट्स को देखा। क्योंकि हमने अभी ये मेंशन कर रखा है कि ये क्वेश्चन, क्योंकि ये उसी का पार्ट है, कितनी बार सेमेस्टर एग्जाम में आया है, और इस बार जैसे बीटीयूपी का पैटर्न बदला है तो शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन फिर से आ सकता है। हालांकि न्यूमेरिकल्स के आने के चांसेस भी लॉन्ग आंसर में बहुत ज्यादा है, इसलिए न्यूमेरिकल्स के जितने भी वीडियो हैं, चाहे वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का हो, चाहे वो सपोर्ट रिएक्शन निकालने का न्यूमेरिकल हो, फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स हो, उनको आप बराबर से देखते रहिए, क्योंकि वो सारे ही क्वेश्चन लगभग बीटीयूपी में या किसी और बोर्ड में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब एक जो क्वेश्चन हमने आपको बताया कि क्वेश्चन विभिन्न जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनमें अलग अलग फॉर्मेट में आया है। कभी केंद्रक की परिभाषा पूछने के लिए आया है, कभी गुरुत्व केंद्र की परिभाषा पूछने आया है, कभी दोनों की परिभाषा पूछी है और कभी दोनों में अंतर पूछा है। तो देखिए, अगर अंतर भी पूछ रहा है तो हमने जो अभी पढ़ा है कि गुरुत्व केंद्र ये होता है और केंद्रक ये होता है, वो भी हम लिखेंगे लास्ट में। ये टेबल के फॉर्म में आपको एक बताने की कोशिश की जा रही है, उसी से निकल करके आया है ये चीज, ताकि एक अच्छा प्रेजेंटेशन रहे। तो अगर हम देखें गुरुत्व केंद्र और केंद्रक में अंतर, तो सबसे पहले आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, गुरुत्व केंद्र ठोस पिंडों का होता है, केंद्रक सतहों का होता है। जब ठोस पिंड होगा तो उसमें द्रव्यमान होगा, और सतह का होगा तो उसमें क्षेत्रफल होगा। इन्हीं के कुछ बेसिस पे अगर हम देखें तो गुरुत्व केंद्र हमेशा ठोस वस्तुओं का होता है। ये पॉइंट, गुरुत्व केंद्र हमेशा ठोस वस्तुओं का होता है जो लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई रखते हैं। जैसे कि ये डस्टर, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब है इसमें। लेकिन केंद्रक केवल सतहों का होता है जिनमें क्षेत्रफल होता है। हम इसको हम लंबाई मान लें, कैसे भी, लंबाई और ये चौड़ाई। तो गुरुत्व जो केंद्रक होता है वो केवल किसका होता है, सतहों का होता है जिसमें क्षेत्रफल होता है। इसके बाद हम अगर बात करें दूसरा पॉइंट, किसी पिंड के भार का केंद्र, किसी पिंड के भार का केंद्र बिंदु गुरुत्व केंद्र कहलाता है, और किसी सतह के क्षेत्रफल का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। समझे, बिल्कुल क्लियर पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखते हैं, गुरुत्व केंद्र जिन पिंडों का निकाला जाता है उनमें मोटाई होती है। ये आप इसी से निकला है कि चूंकि इसमें मोटाई नहीं होती है जब, तो फिर हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो गुरुत्व केंद्र जिन भी पिंडों का निकाला जाएगा, जैसे हमने अभी बार बार बता रहे, इसका गुरुत्व केंद्र निकाला जाएगा तो इसमें मोटाई होगी, लंबाई चौड़ाई तो होगी, मोटाई भी होगी। लेकिन जिन सतहों का केंद्रक निकाला जाता है उसमें मोटाई ना के बराबर या नगण्य या नहीं होती है, तब हम सिर्फ क्षेत्रफल निकालते हैं, तो उसमें मोटाई नगण्य होती है और इसमें मोटाई होती है। अब लास्ट पॉइंट में हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ठोस पिंड जैसे बेलन, गोला, शंकु आदि का गुरुत्व केंद्र निकाला जाता है, लेकिन सतह जैसे आयत, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया आदि का केंद्रक निकाला जाता है। तो अगर डिफरेंस करके भी आता है कि गुरुत्व केंद्र और केंद्रक में विभेद कीजिए या अंतर स्पष्ट कीजिए, हम ये लिखेंगे, लेकिन हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि हम इस तरह से प्रेजेंट करके आए कॉपी में कि जितने नंबर का क्वेश्चन हो हमें उसका 90% मार्क्स तो मिल ही जाए। तो उसके लिए जो पहले लिखवाया है वो भी हम पढ़ें, और जो अभी लिखवा रहे हैं ये डिफरेंसेस, इसको भी लिखें, ताकि आपको एक पेज भर जाए और जो फिगर है उस फिगर को हम बनाए। तो ये जो चौथी यूनिट है उसका जो टॉपिक सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, आज हम इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, क्योंकि अभी ये पहला वीडियो है। आप सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ध्यान से पढ़िए, समझिए, क्योंकि इसके बाद अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड किसी भी बॉडी का या किसी भी सतह का अगर हमको निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे मोमेंट एरिया मेथड का उपयोग करके, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और उसके साथ विभिन्न सतहों का, जैसे कि अभी हमने नाम लिया बेलन, गोला या शंकु, इनका गुरुत्व केंद्र कहां पर होता है, कितनी दूरी पर होता है, और इनका जो हम आयतन निकालेंगे वो कितना होता है। उसी प्रकार से जब हम केंद्रक का भी पढ़ेंगे तो विभिन्न प्रकार की आकृति जैसे आयत, वृत्त, त्रिभुज आदि का केंद्रक आदि का जो केंद्रक है वो कहां पर होता है, कितनी दूरी पर होता है, और उनका एरिया क्या होता है। क्योंकि जैसे अभी ये देखिए, ये पेपर की बात करते हैं तो इस पेपर में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, और इन क्वेश्चंस को देखें तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, और इन क्वेश्चंस में आपको सेंट्रॉइड निकालने के लिए पूछा गया है। तो न्यूमेरिकल्स भी आए हुए हैं, इसलिए हमको जब तक फॉर्मूले, इस चैप्टर में फॉर्मूले हैं विभिन्न विभिन्न आकृतियों का सेंट्रॉइड या विभिन्न जो है बॉडीज का जो है गुरुत्व केंद्र कहां पर होता है, तो अगले लेक्चर में हम इनको गुरुत्व केंद्र कैसे निकालते हैं या सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं और फिर उनका गुरुत्व केंद्र कहां होता है, अगले लेक्चर नंबर 28 में देखेंगे।
मैक्सिमम कोशिश रहेगी कि लेक्चर नंबर 35 तक हम यूनिट फोर्थ कंप्लीट कर दें और लेक्चर नंबर 45 तक जाते जाते हम फिफ्थ यूनिट खत्म कर दें। उसी के बीच में हम देखिए सारा कोर्स एग्जाम के पहले हो जाएगा। किसी दिन 2 वीडियो भी आ सकते हैं, किसी दिन 1 वीडियो भी आ सकता है, तो हम बराबर से पुराने वीडियो में कोर्स को अपने हिसाब से कंप्लीट करते रहें। कंप्लीट का मतलब लिखना नहीं, कंप्लीट का मतलब तैयारी करते रहें, और जो वीडियो आते जाए उनको भी पढ़ते जाएं, तो फिर जो टारगेट है हमारा वो पूरा हो जाएगा। आज ये फोर्थ यूनिट शुरू हो गई है, अगले 5-6 लेक्चर में फोर्थ यूनिट खत्म हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा कोर्स नहीं है, लेकिन जितना भी है उसको परफेक्टली पढ़ते रहें। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पहली बार देखने आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो शेयर जरूर कीजिए, बाकी लाइक कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।